हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रूलिंग द कंट्री साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो इसे आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witness, but in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. तो क्या कहा जा रहा है कि 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर एक मुगल एम्परर था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी राइट्स ग्रांट कर दिया, दीवानी राइट्स दे दिया। यानी कि 12 अगस्त 1765 को एक मुगल एम्परर ने रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी राइट दे दिया। और ये जो इवेंट था ये क्या रॉबर्ट जो क्लाइव है उसके अंडर हुआ था। यानी जो मेन लीडर था इस इवेंट का, जो मेन रिस्पॉन्सिबल बंदा था वो कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। यही मेन आदमी था, यही मेन ऑफिसर था जिसके अंडर ये इवेंट हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी राइट्स मिली थी। और ये जो आप फोटो में देख पा रहे हो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या था कि एक टेंट था, उसमें ये जो राजा है मुगल एम्परर ये उन्हें दे रहे हैं कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें कुछ इंडियंस भी थे और कुछ इंग्लिशमैन थे। इंडियंस क्यों थे? ताकि विटनेस के लिए कि बाद में कंपनी दीवानी राइट्स के बाद जो काम करे उसके बाद फिर लोग बोले कि ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो क्या कुछ आदमियों को भी रखा था इंडियंस को, ताकि बाद में बता सके कि विटनेस है कि हाँ इन्होंने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ के, एकदम नॉर्मली सा हो गया था। लेकिन जो पेंटर है ये जो आप लोग सोच रहे होगे ये फ़ोटो खींची गई होगी, तब कैमरा नहीं थे। ये जो कैमरा थे भी वो काफ़ी बाद में आए। तो ये जो फ़ोटो है ये कैमरा से नहीं क्लिक हुई है। ये क्या है? ये पेंटिंग है, इसको क्या बनाया गया। तो जो पेंटर था उसको क्या कमीशन दी गई थी कि तुमको ऐसा एक बढ़िया से बनाना है कि जिसमें जो राजा लोग हों, राजा को बना दो, अच्छे अच्छे महल बना दो, अच्छी प्लेस बना दो, और वो सब क्या इनको ग्रैंड एंट्री दे रहे हैं ऐसा। तो ऐसा उसको क्या पेंटर को कमीशन मिली थी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों करवा रहा था? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सोच रहा था कि उसकी टाइम पीरियड में एक और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल ओकेशन हो जाए, एक मैजेस्टिक ओकेशन हो जाए। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. तो क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही इनको दीवानी राइट्स मिल जाता है तो दीवानी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि फाइनेंशियल का जितना भी होगा सब उसके अंडर में आ जाएगा। तो जैसे इनको दीवानी राइट मिलती है तो जो कंपनी होती है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है। जो एक टेरिटरी थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे बंगाल की एक टेरिटरी है किसी की, तो तब के जैसे राजा ले लेते हैं
तो जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में ट्रेड टू टेरिटरी में, तो क्या उसमें मीर जाफर को बना दिया था और 5 लाख रुपीस उनसे पर मंथ लिए जा रहे थे। तो जैसे बंगाल क्या हो गया, बंगाल के नवाब है क्या, मीर जाफर की टेरिटरी है बंगाल। तो बंगाल के चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितना भी पैसे ऐसे हैं वो सब किनके अंडर में आ जाएंगे, वो डायरेक्ट कंपनी के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा था क्या कंपनी का काम। तो जितने सारे पैसे थे वो सब क्या कंपनी के अंडर आ गए उस टेरिटरी की। अब देखिए, अगर आपका कोई देश हो, जैसे कि आपको बना दिया जाए इंडिया का फाइनेंशियल मिनिस्टर, तो क्या आप जितना भी पैसा है देश का वो क्या एकदम सही अच्छी जगह यूज़ करेंगे, बिल्डिंग्स बनवाएंगे, स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, ठीक है, आप बढ़िया जगह काम करेंगे अगर आपको इंडिया का बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप इंडियंस हो, आप भारतीय हो, आपको देश प्रेम याद आएगा कि हमें अपने देश को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडियन हो और आपको पाकिस्तान का आपको फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पे जाकर के क्या आप बिल्डिंग्स बनवाओगे बढ़िया? क्या आप उसके जो हित में काम करोगे? आप तो क्या सोचोगे जितना पैसा है सब उड़ाओ। क्यों? क्योंकि वो आपका तो देश है नहीं, 5 साल बाद आप वापस आ जाओगे इंडिया। तो क्या आप तो ऐसे खर्चे करोगे, अपने ऊपर खर्चे करोगे, पूरा लूटोगे पाकिस्तान को। तो क्यों? क्योंकि आप इंडियंस हो। और पाकिस्तान का अगर आपको चीफ फाइनेंशियल बना दिया जाए तो आप उसके एकदम ध्यान से काम नहीं करोगे, जितना पैसा है सब आप ही खा जाओगे। तो ऐसा ही क्या था, जो कंपनी थी, कंपनी का तो देश था नहीं भारत, ब्रिटिशर्स का तो था नहीं, ब्रिटिशर्स तो बाहर से आए। तो वो सब क्या चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए फाइनेंशियल मिनिस्टर बन गए। और उसके आने वाला जितना भी पैसा था सब उनके अंडर में आ गया और वो अपने फिजूल के खर्चे उड़ाने लगे। मतलब कि पहला तो काम उनका जितने भी खर्चे थे उनमें भरना था। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर में पढ़ा था कि मीर जाफर है, मीर कासिम को हराने के बाद मीर जाफर को क्या नया नवाब बना दिया गया और उनसे क्या 5 लाख रुपए पर मंथ लेते ही थे ब्रिटिशर्स। तो क्यों लेते थे? ताकि जो उनके एक्सपेंसेस है, जितने भी उनके खर्चे हैं वो सब क्या निकल जाए। कौन कौन से खर्चे? जैसे उनकी इन्फेंट्री हो गई, उनकी कैवलरी हो गई, यानी कि उनकी जो फोर्स हो गई, वो आर्मी हो गई, उनके जो वेपन्स है वो जैसे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रेड टू टेरिटरी में, उन लोगों ने वो 2 गन्स का यूज़ करते थे, जैसे एक थी मैच लॉक और एक थी मस्केट। तो ये 2 गन हो गई, इनमें भी एम्यूनेशन का जितना खर्चा आता था और जो फोर्टिफिकेशन यानी कि ये सारे किले बनाते थे तो इसका जो पैसा लगता था वो सब क्या इसी से जाने लगा था। और अब जो दीवानी राइट उनको मिल गई तो अब क्या वो और अच्छे से खर्चा कर पा रहे थे, हर चीज़ में खर्चा कर पा रहे थे और क्या वो अपने रिवेन्यू रिसोर्सेज को भी बढ़ा रहे थे। यानी कि वो क्या एक तो लैंड एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे थे ताकि जो उनका रिवेन्यू रिसोर्स है वो बढ़ जाए। यानी कि रिवेन्यू रिसोर्स बढ़ेगा यानी उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, रिवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। और रिवेन्यू इतना उनको चाहिए था कि जैसे अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो क्या इंश्योर कर सके कि अगर हमको ये चीज़ चाहिए तो हम लोग तुरंत खरीद सकते हैं। जो भी उनको वांट होती थी उनकी, वो तुरंत उसे सेल या उस प्रोडक्ट को बाई कर सके। ऐसा क्या उनका सोचना था, ऐसा मानना था कि हमें इतना करना ही है। ओवर द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड to move with some cautions. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted. तो क्या कहा कि इसी साल क्या हुआ, जो कंपनी है उन्होंने ये भी सीखा कि जो अभी तो वो लोग क्या चैप्टर का क्या नाम है, रूलिंग फ्रॉम द कंट्री साइड। यानी कि पहले के चैप्टर में ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि वो ट्रेड करने आए थे ब्रिटिशर्स और उसके बाद टेरिटरी में आके कब्जा कर लिया। यानी कि टेरिटरी में जब कब्जा करा तो कहाँ पे करा, जो बड़े बड़े शहर है जैसे बंगाल हो गया,
यहाँ पर आके क्या उन लोगों ने क्या कब्जा करा। तो ये सब क्या कब्जा, कंट्री साइड मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, यानी जैसे गांव का एरिया होगा। अब एक बात सोचिए, ये लोग गांव के एरिया में क्यों ये सब करते होंगे, गांव का एरिया क्यों ये रूल करना चाहते हो, गांव में क्या है, गांव को क्यों जीतना चाहते हैं। तो गांव को जीतने का ये एक मेजर इनका जो एक मेजर इनका टारगेट था वो ये था कि देखो जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो सब कहाँ पे होता है, वो सब होता है गांव में। और गांव में ये लोग क्या करेंगे, खेती करवाएंगे इंडियन पीजन से, और क्या करवाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रॉप्स उगवाएंगे, मसाले उगवाएंगे, जैसा कि पहले के चैप्टर में पढ़ा था, कार्डमम, सिनेमम, ब्लैक पेपर, ये सारे स्पाइसेस ये लोग क्या इंडिया से एक्सपोर्ट कराते थे, और ये जाकर कहाँ यूरोप में इंपोर्ट करवा करके भेजते थे, इधर उधर सेल करते थे, क्या एकदम हायर प्राइसेस में, ताकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसे गांव में जाएंगे, हर जगह क्या हर जगह जा कर के क्रॉप उगवाएंगे जो इनकी वांट होगी, जिनको ये क्या चाहते होंगे। तो अब देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जाओ और जर्मनी में जाकर के, जर्मनी के जितने गांव हैं वहां जाकर के सबको कब्जा कर लो, तो क्या आप जाओगे, क्या कब्जा करोगे? नहीं, थोड़े रिसर्च करोगे कि पहले क्या जर्मनी के किसी गांव में कब्जा किया है, अगर हाँ किया है तो उसकी स्ट्रेटजी देखोगे कि कैसे किया है, वैसे हम भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यार ये आपको पहले से थोड़ी ना पता कि हमको ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलनी है, जब आप दूसरे वाले का देखोगे तब आपको पता चलेगा ना। जैसे कि आप कुछ ड्रॉ करते हो या कुछ बनाते हो तो क्या पहले की स्ट्रेटजी देख लेते हो, यानी कि अगर हम लोग जो काम है उसको दोबारा से करें तो पहले जैसे हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाई, वो काफ़ी टाइम लग के बना, जैसे वो बनी 1 घंटे में, फिर उसके बाद उसी ड्राइंग को हम लोगों ने 4-5 दिन बाद फिर बनाया तो वो आधे घंटे में बन गई। क्यों आधे घंटे में बन गई? क्योंकि उसको हम लोगों ने 5 दिन पहले बनाया था, और उसमें जितना भी डिफ़िकल्ट काम था वो सब क्या हम लोग अब आसानी से जान चुके थे कि ऐसे ऐसे लाइन बनानी तो तुरंत हो जाएगा। या जैसे मैथ्स के सम होते हैं, इनको हम लोग करते रहते तो हमें क्या पता रहता, आइडिया रहता है। तो ऐसे जो कंपनी थी वो पहले के रूलर्स को देखती थी कि पहले किसी ने रूल करा तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी, वैसी स्ट्रेटजी लेकर के कंपनी भी आगे बढ़ती थी और वो भी क्या सक्सेस हो जाती थी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि जो कंट्री है, जो कंपनी है, उसने जो कंट्री साइड है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें कैसे कब्जा करा, अपने रेवेन्यू रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करा, और क्रॉप कैसे उगाए जो इनको चाहिए थे। जैसे कि बताया कि ये रूरल एरियाज को इसीलिए चुन रहे थे ताकि ये क्या क्रॉप्स उगा सके। तो अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिवेन्यू फॉर द कंपनी। इससे हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। द कंपनी हैड बिकम द दीवान but it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1765, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now, the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. Artisanal production is in decline. The agricultural cultivation showed signs of collapse. Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About one-third of the पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। तो क्या हुआ कि जो कंपनी है वो क्या जैसे दीवान बन जाती, लेकिन तब भी वो क्या अपने आप को एक प्राइमरली एक ट्रेडर ही समझ रही थी। क्यों? क्योंकि एक वो लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम चाहती थी कि यहाँ से खूब सारा पैसा, लेकिन उतना नहीं आ पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, दीवान राइट मिल गई थी, लेकिन जो उसकी विलिंग थी, यानी जो वो सोच के आई थी कंपनी,
उसके मुताबिक उतना पैसा उन्हें नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों क्या उन्हें सोच रहे थे कि किसी एक नए सिस्टम को एसेस करा जाए, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, ताकि जो पैसा उसका क्या कलेक्शन हो। तो वो लोग क्या करते थे, पहले यहाँ से क्या फाइन कॉटन और सिल्क के क्लॉथ एकदम चीपली खरीदते थे एकदम बहुत ही ज्यादा सस्ते में, और जाकर के क्या 5 साल तक तो ऐसा ही चलता रहा। और जो वैल्यू थी उनकी गुड्स की, जो कि वो कंपनी यहाँ पे बाय करती थी, वो क्या डबल हो जाती थी। और बिफोर 1765 जो कंपनी थी वो जो परचेज करती थी गुड्स, जो इंडिया में इंपोर्ट कराती थी गोल्ड और सिल्वर, कहाँ से, ब्रिटेन से, वो क्या रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो ये जो जितना भी पैसा आता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ये सारा पैसा कहाँ, बंगाल के जो फाइनेंस है उसमें क्या जाकर के ये जुड़ जाता था, कलेक्ट हो जाता था। और जब तक कि इसमें ऐसा होता रहा, इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, यानी कि जितना पैसा होता था वो सब क्या ऐसे खर्च हो जाता था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बाकी पैसा अपने में उड़ा लेती थी। जितना भी उसको एक्सपेंसेस थे, उसके खर्चे थे, उसमें क्या सारे पैसे खत्म हो जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो बंगाल की इकोनॉमी है वो क्या एकदम डीप क्राइसिस में चली गई, बहुत ही ज़्यादा क्या क्राइसिस में चली गई। और फिर क्या हुआ कि जो आर्टिशंस है ये सब क्या डिजर्टिंग विलेज, यानी कि जितने भी आर्टिशंस थे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे क्या विलेज छोड़ करके, गांव छोड़ करके क्या जाने लगे। तो क्या हुआ, जो सामान था वो क्या कम हो गया, सामान सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, यानी कि जो सामान है वो महंगा हो गया। फिर क्या हुआ, तब भी जो कंपनी है वो क्या बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में ही खरीद रही थी। फिर जो पीजेंट्स थे वो सब क्या, ये जो अनेबल टू पे द ड्यूज, यानी कि कंपनी तो एक तो पैसा खूब लेती थी, ऊपर से एकदम कम दाम में खरीदती भी थी, और क्या टैक्स भी खूब, रेवेन्यू भी, मतलब कि टैक्स लेती थी। तो क्या ड्यूज, ये जो ड्यूज है ये क्या टैक्स है, तो जो टैक्स भी लेती थी, इसकी वजह से क्या होता था कि जो पीसेंट्स हैं उनको क्या अनेबल टू पे, और ये पे नहीं कर पाते थे। इससे क्या होता था कि जो आर्टिशंस है वो सब क्या छोड़ के चले जाते थे गाँव, जिससे आर्टिशनल प्रोडक्शन क्या कम होता गया, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वो क्या कोलैप्स हो गया। फिर इन 1770 में एक बहुत ही बड़ा टेरिबल फेमाइन आया, एक बहुत ही बड़ा अकाल आ गया, बहुत ही खतरनाक अकाल, जिसमें 10 मिलियन पीपल, यानी कि 1 करोड़ बंगाल के लोग, बंगाल निवासी मर गए, यानी कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। 1/3, 1/3 जनसंख्या क्या खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी कि जब अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्रॉप्स की अपनी जो वांट होगी वो कैसे उगाएंगी। तो क्या धीरे धीरे वो चैप्टर आपको वही बताने जा रहा है कि क्रॉप्स के बारे में ये क्या पूरा चैप्टर है कि अब एग्रीकल्चर जब इम्प्रूव कराएंगी। अब देखिए जैसे कोई लैंड है वो एकदम बिल्कुल ख़राब सी है, तो उससे क्या सबसे पहले आप उसमें प्लोइंग करोगे तो उससे क्या कि जो फील्ड है वो क्या थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उससे क्या फिर उसमें सीड लगाओगे, मैन्योर एन्योर, ये सब जो हम लोगों ने साइंस के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ये सब हम लोग जब करेंगे सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तब क्या वो जमीन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और उससे क्या अच्छी क्रॉप आएगी। तो वैसे जब एग्रीकल्चर को जब वो इम्प्रूव कराएंगे, फिर जो उनके बारे में जितना भी क्रॉप उगानी, चाहे ओपीनियम हो या वो तो यूरोप में होता था, और जो इंडिगो हो गया, ये सब जो जितना भी ये सब यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे वो सब क्या अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारा जो टॉपिक है ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में, आगे के टॉपिक में पढ़ते रहेंगे इसी चैप्टर में। और ये जो टॉपिक है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।